नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी घटना चक्र 2024, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इस समय हम, और 80 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। 81 नंबर से आज शुरू करेंगे। और ये क्लास आपकी बीपीएससी टीआरई जो आपका एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी टीआरई, और 17th जो बीपीएससी होने वाली है, 17th बीपीएससी का अभी नवंबर में एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए भी और बीपीएससी टीआरई दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। 81 नंबर प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था, बताना है। किस राज्य में किस देश में सबसे अधिक हुआ था, ये आपका याद रखेंगे। सबसे अधिक की बात करेंगे, सबसे अधिक चीन में हुआ था, याद रखेंगे। 2019 में उपलब्ध जो आंकड़े हैं उसके अनुसार सबसे अधिक चीन में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको 66वें बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 एवं वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2015 से 2019 के वर्ष 2019 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का जो उत्पादन है ये चीन में हुआ था। और चीन में लगभग 380 टन, ऑस्ट्रेलिया में 326 टन, रूस में 305 टन और संयुक्त राज्य अमेरिका में 200 टन सोने का उत्पादन हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका भारत विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2015 से 2019 के आंकड़ों के अनुसार आपको 2015 में पूछा गया था। और याद रखेंगे, एल्युमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश कौन से हैं। इसमें चीन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे में भारत है, चौथे में कनाडा और 5वें में यूएई। यहाँ पे चीन और रूस का नाम नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर भारत हुआ। अगर चीन या रूस होते तो फिर भारत तीसरे स्थान पर आता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83, तेल के कोस या तेल के कुएं सबसे ज्यादा किस देश में है। कोस मतलब हो यहाँ पे कुआं से है, तो तेल के कोस सबसे ज्यादा है वेनेजुएला में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 60वीं और 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है। तो इसका सामान्य प्रकार होता है बिटुमिनस, और सबसे बेस्ट होता है आपका एंथ्रेसाइट। नंबर 1 होता है फर्स्ट नंबर पे एंथ्रेसाइट, और सामान्य प्रकार का होता है बिटुमिनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिटुमिनस। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण होता है, और कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वानस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। और कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। उपयुक्त चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है, और एंथ्रेसाइट अत्यंत उत्तम कोटि का, मतलब सबसे नंबर 1 कोयला होता है आपका एंथ्रेसाइट। और पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। और भारत में कुल उत्पादन का मतलब कुल प्राप्त कोयले का 90% से जो अधिक है, यह अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड में पाया जाता है, गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। और गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस सामान्य प्रकार का है, याद रखेंगे। बिटुमिनस यानी कि सामान्य प्रकार का कोयला अपने भारत में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 85, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत की बात करेंगे तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये सभी शामिल है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा के वाणिज्यिक जो स्रोत होते हैं, वाणिज्यिक कारपोरेट वाले वाणिज्यिक स्रोत जो होते हैं, ये शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे, धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र। तो यहाँ पे धातुएं जो होती हैं, धातुएं, इनमें से सबसे ज्यादा व्यापार का केंद्र है लंदन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लंदन। ये आपको बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों। जो साफ रातें होती हैं, एकदम जो साफ रातें होती हैं, मेघीय रातें, जो बादल भरी रातें हैं, इनके अपेक्षा ठंडी होती है। इसका कारण है विकिरण के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकिरण का क्या कारण है आपको एक बार मैं बता देता हूँ। जो बादल होते हैं, तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, ये क्या होती है, बादलों के कारण पूरी तरह से ऊपर नहीं जा पाती, इसलिए पृथ्वी में कुछ हीट छोड़ देती हैं। और जब ठंडी मतलब जब एकदम साफ होता है, तो जितनी आती है लगभग उतनी ही वापस चली जाती हैं, मतलब काफी मात्रा में वापस चली जाती हैं, तो फिर वहां पे ठंडी हो जाती है रातें। ठीक है,
मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव जो विकिरण है यह आसानी से शून्य में चली जाती है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं और वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 नंबर प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। जो मानसून है, मानसून का निवर्तन किससे इंगित होता है? तो याद रखेंगे साफ आकाश से, जी। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, यह भी सही है। स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ये कथन भी सही है। इसमें तीनों कथन सही हैं, 1, 2 और 3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसी युग्म का मिलान कीजिए। मतलब इसमें किस युग्म का मिलान सही है ये पूछ रहे हैं। कौन से युग्म का मिलान सही है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा यहाँ पे होती है, ये गलत है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, यस, हमेशा 2 से 4 बजे के बीच में भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री जो इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर पे हमेशा बारिश होती है डेली। ये गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होगी। मानसूनी क्षेत्र में पूरे साल भारी वर्षा ये नहीं, मानसून जब आएगा तभी होगी। मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े में कोई वर्षा नहीं होती है, और जो होती है उसे मावठ बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे बहुत अधिक नहीं होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही सही मिलान है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। मध्य चिली में स्थित है, केप टाउन प्रिटोरिया में है, एडिलेड में है, लेकिन पंपाज में नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य चिली केप टाउन देख सकते हैं यहाँ पे, यह बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। और मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA और CSB पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र उष्ण जलवायु CWB का क्षेत्र है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, 91 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? इस नदी घाटी की जब भी हम बात करेंगे तो यह कांगो नदी बेसिन में, कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है पिग्मी, यह कांगो नदी बेसिन के तट पर स्थित है। अगला है पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है और यह शिकारी जनजाति होती है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है और जिसे मूंगुलम कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, पिग्मीज निवासी हैं। पिग्मीज की बात करेंगे, ये कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मीज आपके निवासी हैं अफ्रीका के, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये है अफ्रीका के निवासी हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है, एस्किमो निवासी हैं। जो एस्किमो होते हैं बर्फ के घरों में रहने वाले, एस्किमो कहाँ निवासी करते हैं? कनाडा में, मंगोलिया में, मलाया के या श्रीलंका के। तो याद रखें एस्किमो जो होते हैं यह ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं, यह है आपके ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में। और ये आपके कनाडा से संबंधित है, याद रखेंगे कनाडा, ये आपके कनाडा से संबंधित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कनाडा। ठीक है, एस्किमो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। और साथियों आप सबके लिए एजुटेरिया की तरफ से जो एजुटेरिया बुक है, एजुटेरिया की बुक से आपके लिए बिहार स्पेशल की क्लास चलाई गई है। तो क्या वो आपके लिए बेटर है? आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि क्या हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए, बताइएगा। उसका एक पार्ट आ चुका है जिसमें हम लोगों ने बिहार का सामान्य परिचय कवर किया था। जितना भी बिहार का सामान्य परिचय है उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप पूरा चैप्टर देख लेते हैं, पूरा एक लेक्चर देख लेते हैं, लगभग 30 मिनट में पूरा बिहार स्पेशल को जितना भी स्पेशल है कवर किया था, उसमें जो सामान्य परिचय है। अगला पॉइंट यहाँ पे, अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है, एस्पेरांटो है। एस्पेरांटो क्या है ये बताना है। लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, स्पेन का बंदरगाह नगर, एक खेल का मैदान या विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। तो एस्पेरांटो की बात करेंगे, यह एक कृत्रिम भाषा है, यह एक कृत्रिम भाषा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 है, वह देश जो विश्व में रेशम के सबसे बड़े उत्पादक हैं। वह देश जो विश्व में
रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? तो उसका नाम है चीन। चीन में सबसे अधिक रेशम होता है, ये आप याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर भारत है अपना। दूसरे स्थान पर अगर बात करें तो ये है आपका भारत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर और सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है बताइएगा। शहतूत विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, ये कहाँ पैदा होता है? चीन में। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? केसर, केसर की जब भी हम बात करेंगे, केसर में आपका आता है ईरान। ईरान में सबसे अधिक केसर होता है, याद रखिएगा, ईरान देश में सबसे अधिक केसर होता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर इसका 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 98 है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन से देश संसार में अग्रणी है? 98 नंबर प्रश्न का बताना है कौन से देश संसार में अग्रणी है पत्थर के कोयले के भंडार के रूप में? तो यह आपका चीन है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है। संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो याद रखेंगे, इसमें सबसे अधिक उत्पादन करने वाला है सऊदी अरब। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम कजाकिस्तान में उत्पादन होता है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कजाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका टिन मिलता है। टिन की बात करेंगे, टिन मिलता है, यह प्लेसर निक्षेपों में, कायांतरित निक्षेपों में। टिन के बारे में बताना है कि टिन कहाँ पर मिलता है? प्लेसर निक्षेपों में, कायांतरित निक्षेपों में, या आगे ऑप्शन देखिएगा, या अल्पशिलिक आग्नेय शैलों में, या इन सब में। तो याद रखेंगे प्लेसर निक्षेपों में मिलता है, प्लेसर निक्षेपों में मिलता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है और यह निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं और 2020 के इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के अनुसार शीर्ष टिन उत्पादक देश क्रमशः चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार व पेरू हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें बंद मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा व्यतीत होती है, मृदा अपरदन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, यही सही है। मृदा संरक्षण में क्या होता है? मृदा को नुकसान होने से बचाया जाता है, इसे सुरक्षित किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 103। टेरा रोसा का प्राकृतिक रूप भूभाग, टेरा रोसा का प्राकृतिक रूप उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, याद रखेंगे, इसमें जिसमें चूना पत्थर होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास। तो आप सभी जानते हैं विषुवत रेखा के पास, जो आपका भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ में जाएंगे तो वहां पे सबसे अधिक मकर रेखा के पास घने हुए वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी सबसे बड़ा का उत्पादक, मुलायम लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक कौन सा देश है? यूएसए, नॉर्वे, स्वीडन या कनाडा? यह है आपका कनाडा देश है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, कनाडा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106। सूची 1 रेल मार्ग को सूची 2 से जोड़ने वाले से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे ठीक है, एक तरफ रेल मार्ग और एक तरफ जोड़ने वाले स्थान दिए हुए हैं। यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, यह आपको किसको जोड़ता है? याद रखेंगे, यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग की बात करेंगे। पेरिस से वारसा को जोड़ता है, पेरिस से वारसा, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, इससे वारसा को जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है, ब्यूनस आयर्स, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग।
अब है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये आपका पेरिस, यहाँ पे याद देखेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यह है आपका लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट एक्सप्रेस की बात करेंगे तो ओरिएंट एक्सप्रेस आपका ये पेरिस से इस्तांबुल, पेरिस से इस्तांबुल में गया था, ठीक है, याद रखेंगे पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है ओरिएंट एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा A4B3 बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं उपयुक्त रेल मार्ग को जोड़ने वाले स्थानों का सही क्रम देख लीजिए। यूरोपियन ट्रांस, यह कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वार्सा को जोड़ता है, और ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से वालप्रेजो चिली में ये आपको जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसकी बात करेंगे तो सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद अथवा मॉस्को डी व्लादिवोस्टोक रूस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग लगभग 93,000 किलोमीटर है, सॉरी 9300 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नहीं है, कौन सा एक पत्तन नहीं मतलब कौन सा एक बंदरगाह नहीं है। टोक्यो, न्यूयॉर्क, कैनबरा, लंदन। तो याद रखिए न्यूयॉर्क कोई बंदरगाह नहीं है, न्यूयॉर्क की बात करेंगे, न्यूयॉर्क कोई भी बंदरगाह है नहीं है, ठीक है, बंदरगाह नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नहीं है। टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क या लंदन। तो कैनबरा एक पत्तन नगर नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैनबरा की बात करें, कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, और इसको छोड़कर उपयुक्त प्रश्न में दिए गए वर्तमान, इसकी व्याख्या देख लीजिए। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, और इसको छोड़कर उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी नगर बंदरगाह हैं। टोक्यो जापान की राजधानी है, और होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। कहवा पत्तन, या आप देखेंगे तो इसे कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है आपको सैंटोस, कहवा पत्तन या सैंटोस कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 109 है, पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण की बात करेंगे, यह है आपका जीव घटकों से बनता है, भू आधारित घटकों से बनता है, जैविक तटक से बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, पर्यावरण सभी से बनता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंतुओं से इसकी रचना होती है, और पर्यावरण के 3 संगठक हैं, देख सकते हैं, भौतिक या अजैविक घटक। भौतिक या अजैविक घटक में कौन कौन से हैं, स्थल, वायु और जल। जैविक संगठक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव ये आते हैं। और नेक्स्ट है आपका ऊर्जा संगठक, सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा, ये आपके ऊर्जा संगठक हैं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, आपको सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी, या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका 60 और 62 बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है, और सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। अगर क्लास पे सभी लोग को उम्मीद है सभी को क्लास पसंद आएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। और जितने भी साथी हैं एक बार क्लास को सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन को आप ज्वाइन कर लीजिए। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।